हाँ जी, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इनकम डिटर्मिनेशन। ये थोड़ा ध्यान से चैप्टर सुनना, इसके थोड़े न्यूमेरिकल भी आते हैं पेपर में। ठीक है, 2 मार्क्स में ये न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। हाँ जी, सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी। द सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी इज एन integral concept in economics as it describes the foundation of the transactions that built an economy. The basic model of the circular flow of income considered only two sectors, firm and household. देखो, जो फ्लो ऑफ इनकम है वो मेनली 2 सेक्टर के बीच में होता है। ठीक है, एक होता है हाउस होल्ड और एक होता है फर्म। फर्म बोल सकते हो आप उसको उसको प्रोड्यूसर्स बोल सकते हो, आप उसको मैन्युफैक्चरर्स बोल सकते हो। ठीक है, हाउस होल्डर को आप कस्टमर बोल सकते हो। ठीक है, अ, या कंज्यूमर बोल सकते हो। ठीक है, या हाउस होल्ड। इन दोनों के बीच में जो मनी का फ्लो, इनकम का फ्लो होता है, उसी को हम सर्कुलर फ्लो बोलते हैं। आगे आपको दिखाएंगे भी, इसको 2 सेक्टर मॉडल भी बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 ही सेक्टर्स हैं। ये देखो, ये है हाउस होल्ड, ये है फर्म। फर्म जो है क्या करती है, गुड्स और सर्विसेज बनाती है। गुड्स और सर्विसेज बनाती है और किसको देती है? ये हाउस होल्ड। हाउस होल्ड को देती है ना, ताकि वो कंज्यूम करें। ठीक है, यानी कि इनकम, यानी कि गुड्स का फ्लो हाउस होल्ड की तरफ। तो हाउस होल्ड इसके बदले में उनको क्या देते हैं? गुड्स उन्होंने खरीदे हैं तो हाउस होल्ड उनको क्या देंगे? फैक्टर इनपुट। यानी कि सबसे पहले हाउस होल्ड ही देंगे उनको फैक्टर इनकम। यानी कि वो चीजें, रॉ मटेरियल हो गया, ठीक है, या फिर इनकम हो गई, वो उनको देंगे ताकि वो गुड्स और सर्विसेज बना सके। फिर वो गुड्स और सर्विसेज बनाते हैं और हाउस होल्ड को दे देते। फिर हाउस होल्ड क्या करता है? हाउस होल्ड उनको रिटर्न में क्या देता है? कंजप्शन एक्सपेंडिचर, यानी कि जो उन्होंने कंज्यूम किया उसकी फीस, यानी कि पैसे। ठीक है, मैं कोलगेट लेने जाती हूँ तो मेरे कोलगेट के पैसे लगते हैं ना, तो वो कंजप्शन फीस जो है उसने फर्म को दी। ठीक है, ये मनी इनकम का फ्लो हो रहा है। ये है इनकम का फ्लो नीचे वाला। ठीक है, और ये फैक्टर इनकम है, ये है इनकम का फ्लो। और फर्म क्या है? फर्म अब जो काम करता है वो कहाँ पे करता है? इंडस्ट्री में कर रहा है, फर्म में कर रहा है। फर्म कहाँ है? लोकेलिटी में है, सोसाइटी में है। तो फर्म इन फॉर्म ऑफ रेंट, वेजिस, यहाँ हाउस होल्ड के लोग वहाँ काम भी करते हैं। ठीक है, और शेयर होल्डर्स भी होते हैं, और प्रॉफिट वगैरह, इंटरेस्ट, सॉरी, वेजिस, रेंट, ये सब क्या है? फर्म किसको देती है? हाउस होल्ड को देती है। यानी कि इनकम का फ्लो इन दोनों के बीच में ही चलता रहता है। एक जना उनको कुछ दे रहा है, दूसरे जना उनको उसके बदले में पैसे दे रहा है। फिर एक जना उनको कुछ दे रहा है, दूसरे जना उनके बदले में उनके सर्विसेज दे रहा है। फ्लो समझ में आया कैसे है? और जो हमारा इनकम का फ्लो है वो यहाँ पे है। एक तो फैक्टर में और एक कंजप्शन में। समझ में आया बेटा ये वाला पॉइंट? ये याद रखना है कि हाउस होल्ड और हाउस होल्ड, ठीक है, हाउस होल्ड उनको इनपुट देगी। ठीक है, यानी कि रॉ मटेरियल वगैरह देगी, तो फर्म उनको गुड्स देंगे। गुड्स लिए हैं हाउस होल्ड ने, तो हाउस होल्ड उनको उसके पैसे देगी। और फिर फर्म जो है जहाँ पे उसके पास लोग काम कर रहे हैं, तो फर्म मनी ही दे रही है, वेजिस के रूप में, रेंट के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में और प्रॉफिट के रूप में। दैट इज फैक्टर पेमेंट, फैक्टर इनपुट, फैक्टर पेमेंट, गुड्स एंड सर्विसेज, कंजप्शन एक्सपेंडिचर।
नेक्स्ट दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, दैट इज इंजेक्शन एंड लीकेज। दोनों क्या होता है? इंजेक्शन यानी कि इंजेक्शन आर टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज दैट हैव एनी origin other than the household consumption। एक तरह का एक्सपेंडिचर ही है जो गुड्स और सर्विसेज पे किया जाता है, ठीक है। देन लीकेज, लीकेज क्या होता है? स्पेंडिंग ऑफ इनकम immediately on consumption, part of household income leak out from the economy is called leakage। अगर जो हाउस होल्ड के लोग हैं वो अपनी इनकम सारी की सारी कंजप्शन पे नहीं लगाते, इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग, ठीक है, इमीडिएट स्पेंड करने की जगह जब वो बचा लेते हैं, उसमें से निकाल लेते हैं उसमें से कुछ पैसा, तो उसको क्या बोलते हैं? लीकेज बोलते हैं। ठीक है, ये देखो सर्कुलर फ्लो बताया उन्होंने। हाउस होल्ड पहले स्पेंड करेंगे इनकम गुड्स एंड सर्विसेज और कंजप्शन में, एंड प्रोड्यूसर्स बाय फर्म क्या करेगी? उसको परचेज बाय हाउस होल्ड, all output by the firm purchased by household and their expenditure। ठीक है, इसमें कोई फाइनेंशियल सेक्टर नहीं है, कोई गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है, कोई ओवरसी सेक्टर नहीं। टू फ्लो कन्वर्सेशन है सिर्फ हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर के बीच। किस लेवल पे? इनकम के लेवल। इनकम एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू आउटपुट। इसमें इनकम भी है वो एक्सपेंडिचर के इक्वल होगा, और एक्सपेंडिचर जो है वो आउटपुट के इक्वल होगा। अब हमने टू सेक्टर मॉडल पढ़ा ऊपर, अब हम टू सेक्टर मॉडल ही पढ़ रहे हैं लेकिन विद फाइनेंशियल मार्केट को ऐड करके। फाइनेंशियल मार्केट समझ रहे हो? लाइक बैंक, बैंक को ऐड कर दिया। फाइनेंशियल मार्केट लिख लो चाहे बैंक, मान लो हमने बैंक को ऐड कर लिया, ठीक है। ऊपर वाली दोनों चीजें तो वैसे ही चलेंगी, ठीक है। हाउस होल्ड ने उसको इनपुट दिया, उस फर्म ने उसको गुड्स और सर्विसेज दिए, फिर हाउस होल्ड ने उसको जो भी गुड्स और सर्विसेज उसने लिए हैं उसका कंजप्शन एक्सपेंडिचर दे दिया, और फर्म ने उसको वेजेस और रेंट दे दिया उसके काम के बदले। क्लियर है? देन अब हमने फाइनेंशियल मार्केट ऐड किया है। फाइनेंशियल मार्केट यानी कि बैंक, ठीक है। बैंक को हम क्या करते हैं? हाउस होल्ड क्या कर सकते हैं बैंक में? हाउस होल्ड सेविंग कर सकते हैं ना बैंक में सिर्फ। तो हम क्या करते हैं? हम अपनी मनी को क्या कर रहे हैं? फाइनेंशियल मार्केट में सेव कर रहे हैं, ठीक है। हाउस होल्ड से देखो सेविंग जा रही है बैंक्स में, ठीक है। सबको पता है कि बैंक जो है वो जो सेविंग्स है या जो अमाउंट्स है हमारे, वो अपने पास नहीं रखता, वो आगे उन अमाउंट्स को किसको दे देता है? फर्म्स को दे देता है इन फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि उनसे लोन पे दे देता है उनको, ठीक है। फाइनेंशियल इन्वेस्ट मार्केट ने किसको दे दिया? फर्म को दे दिया, ठीक है, एज ए इन्वेस्टमेंट। और फर्म क्या करेगी? उसी इन्वेस्टमेंट से नए प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगी और फिर वो कस्टमर को बेच देगी लाके, ठीक है। अब इसमें एक एक सेक्टर जो है वो ऐड हो जा रहा है। टू मॉडल विद फाइनेंशियल आ गया, अब थ्री मॉडल सेक्टर आ गया, ठीक है। थ्री मॉडल में क्या आएगा? गवर्नमेंट आ जाएगी, अब गवर्नमेंट की पार्टिसिपेशन आ जाएगी थर्ड थ्री सेक्टर मॉडल में, ठीक है। पहले तीन चीजें तो अब सेम ही रहेंगी जैसे हमने पीछे पढ़ा। हाउस होल्ड का इनपुट फैक्टर देना और गुड्स लेना, कंजप्शन देना, एक्सपेंडिचर देना और फैक्टर पेमेंट लेना, ये हाउस होल्ड और फर्म के बीच में हो गया। फिर हमने सेकेंड मॉडल के बीच में फाइनेंशियल ऐड किया था, तो इसमें फाइनेंशियल ऐड कर दो, इनकी हाउस होल्ड का सेविंग देना और फाइनेंशियल मार्केट का इन्वेस्टमेंट देना फर्म को। क्लियर? नेक्स्ट हमने थर्ड सेक्टर जो है उसको ऐड कर दिया, दैट इज गवर्नमेंट सेक्टर। हाउस होल्ड, गवर्नमेंट और फर्म। अब पहले एक एक चीज का एक एक जने से लिंक देखेंगे, ठीक है। सिर्फ हाउस होल्ड का देखते हैं गवर्नमेंट के साथ लिंक पहले।
हाउस होल्ड गवर्नमेंट को क्या देती है? हम लोग गवर्नमेंट को क्या देते हैं? हम लोग गवर्नमेंट को देते हैं टैक्स। देते हैं। हमने लिख दिया कि हाउस होल्ड से टैक्स जो है वो गवर्नमेंट की तरफ गया। गवर्नमेंट हमें क्या देती है? सैलरीज दे देती है, और इसको हम सब्सिडरीज भी बोल सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट हमें क्या देती है? सब्सिडरी देती है। हम उनको टैक्स देते हैं, वो सब्सिडरी यानी कि छूटें दे देती है ना थोड़ी बहुत, वो हो गया। सेम फर्म के साथ केस है, फर्म भी हमारी तरह ही है, तो फर्म का भी यही केस है। फर्म गवर्नमेंट को क्या पे करती है? टैक्स पे करती है। और गवर्नमेंट जो है वो रिमिटेंस फॉर परचेज यानी कि फर्म से कुछ परचेज कर लेती है। गवर्नमेंट को भी तो सामान चाहिए होगा, गवर्नमेंट ऐसे तो नहीं रहती, गवर्नमेंट को भी तो सामान चाहिए, गुड्स एंड सर्विसेज। तो गवर्नमेंट क्या करती है? रिमिटेंस फॉर परचेज कर लेती है। देन अब गवर्नमेंट और फाइनेंशियल सेक्टर का भी लिंक है। फाइनेंशियल सेक्टर और बैंक और गवर्नमेंट का भी तो लिंक है। लिंक सेम ही है सेक्टर और गवर्नमेंट का, कि वो उसमें इन्वेस्टमेंट करेगी और वो उनको इंटरेस्ट देंगे या सेविंग्स देंगे। ठीक है। ठीक है, ये देखो लिखा है सब्सिडीज एंड पेमेंट मेड बाय फॉर द गुड्स परचेज। जो भी गुड्स परचेज किया है इस फर्म को भी, रेमिटेंस फॉर परचेज का मतलब भी क्या है? कि सब्सिडरी देना। ठीक है, या जो भी गुड्स परचेज किया है फर्म से उसके बदले में इनकम पेमेंट देना। रिमिटेंस फॉर परचेज में आप सब्सिडरी और पेमेंट भी लिख सकते हो फॉर गुड्स। ठीक है। देन नेक्स्ट आ गया फोर सेक्टर मॉडल। हमने यहाँ पे देखो तीन सेक्टर को ना बोली थी, फाइनेंशियल को, गवर्नमेंट को एंड ओवरसी को। अब हम फाइनेंशियल भी ले लिया, गवर्नमेंट भी ले आए, तो अब कौन सा रह गया? ओवरसी सेक्टर। देन फोर सेक्टर मॉडल में क्या आएगा हमारा? फोर सेक्टर मॉडल में आ गया हमारा ओवरसीज, यानी कि फॉरेन। ओवरसीज का मतलब क्या होता है? सीज के परे यानी कि ओवरसीज, इट मीन्स बाहर के लोग यानी कि फॉरेन। ठीक है। अब जब हम फॉरेन से गुड्स बाय एंड परचेज करेंगे तो कैसा फ्लो बनेगा? बाकी सारे फ्लो सेम रखने हैं जैसे था। फैक्टर इनकम, गुड्स, फैक्टर पेमेंट, कंज्यूमर कंजप्शन, टैक्स सब्सिडरी, टैक्स सब्सिडरी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट सेविंग, इन्वेस्टमेंट सेविंग। नाउ वन सेक्टर और ऐड किया हमने, दैट इज फॉरेन नेशन यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, ये ऐड किया। तो हाउस होल्ड भी क्या करेगा? बाहर से इंपोर्ट करेगा, बाहर की चीजें मंगवाई मतलब इंपोर्ट किया, और बाहर कुछ भेजा दैट इज एक्सपोर्ट किया। और सेम फर्म करेगी, बाहर की चीजें मंगवाई तो इंपोर्ट, बाहर की चीजें भेजी तो एक्सपोर्ट। नेशनल का काम है सिर्फ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करे। ठीक है। तो नेशनल इनकम, नेशनल यानी कि विद इन द कंट्री, नेशनल तो कंट्री की होगी ना, तो कंट्री की इनकम कैसे निकलेगी? कंजप्शन यानी कि हाउस होल्ड प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट प्लस फॉरेन नेशन, जो भी इनकम बन रही है हमारे इंडिया के अंदर अंदर, दैट इज नेशनल इनकम। तो सी यानी कि कंजप्शन यानी कि हाउस होल्ड, आई यानी कि इन्वेस्टमेंट यानी कि फाइनेंशियल सेक्टर, सी जी यानी कि गवर्नमेंट, और एक्स माइनस एम यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। इनको माइनस कर देना है, जो आएगा उसको सब में प्लस कर देना है, दैट इज वाई यानी कि इनकम। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ही क्यों किया? एक्सपोर्ट ही ज्यादा होना चाहिए हमारे पास। अगर एक्सपोर्ट ज्यादा है तो ही हमारी वो नेशनल इनकम है, अगर तो इंपोर्ट ज्यादा है फिर तो बाहर जा रहा है सामान हमारा। बात समझ में आई है? चलो फटाफट बताओ, टू सेक्टर मॉडल में कौन कौन है?
टू सेक्टर मॉडल में कौन कौन से टू पार्टीज हैं? हाँ जी। हाउस होल्ड एंड फर्म, ओके। देन टू सेक्टर में एक और सेक्टर ऐड किया था, कौन सा ऐड किया था? बैंक, दैट इज फाइनेंशियल सेक्टर। देन थ्री सेक्टर मॉडल कौन सा है? थ्री सेक्टर मॉडल में कौन कौन आएगा? हाँ जी। हाउस होल्ड फर्म तो है ही है, इन्वेस्टमेंट तो है ही है। देन न्यू ऐड हो जाएगा, दैट इज गवर्नमेंट। नेक्स्ट फोर सेक्टर मॉडल। देन फोर सेक्टर मॉडल, फॉरेन नेशन सेक्टर। फॉरेन सेक्टर आ गया, फॉरेन सेक्टर का मतलब है फॉरेन सेक्टर कब तक हमारे लिए फायदेमंद है? फॉरेन सेक्टर हमारे लिए कब तक फायदेमंद है? जब तक एक्सपोर्ट इंक्रीज है, वेरी गुड। जब तक एक्सपोर्ट ज्यादा है तब तक ही वो हमारे लिए फायदेमंद। ठीक है। देन हम नेशनल इनकम पढ़ने जा रहे हैं। नेशनल इनकम का कौन कौन से, किस किस को ऐड करना है नेशनल इनकम में? कंजप्शन गवर्नमेंट, और नेशनल इनकम कैसे निकलेगी? इन्वेस्टमेंट प्लस कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। ठीक है, जब तक एक्सपोर्ट ज्यादा है तब तक वो हमारी नेशनल इनकम में फायदेमंद है, फेवरेबल। देन नेशनल इनकम पढ़ो जरा, नेशनल इनकम का पैरा पढ़ो। जो समझ में आएगा फर्स्ट पैरे से वो बताना है लिख के। लिख के बताओ, बोल के बताओ, जैसे आपको कंफर्टेबल। नेशनल इनकम जो है वो हमें रेगुलर एस्टिमेट दे देती है जीएनपी का, यानी कि ग्रोस नेशनल प्रोडक्शन, कि हमारी कंट्री में कितनी प्रोडक्शन हो रही है हर साल। National income is both a flow of goods and services and a flow of money income. Therefore, national products are often as national income. National income begin with the production unit, combine capital, labor, and turnover, goods and turn out goods and services. We call this gross national product. ठीक है, value of all final goods and services produced by domestically owned factor of production with a given period। ठीक है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट हम किसको बोलते हैं? जो हमारी कंट्री में मैन्युफैक्चर हो रहा है
जो हमारी डोमेस्टिक कंट्री में प्रोड्यूस हो रहा है डोमेस्टिक फैक्टर को यूज करके, दैट इज ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल इनकम जो है वो एग्रीगेट वैल्यू है सभी चीजों की, ठीक है। एग्रीगेट वैल्यू यानी कि टोटल वैल्यू है। ये तो आप भी मानते हो, नेशनल यानी कि नेशन में जो जो हो रहा है, नेशन की सारी एक्टिविटी का एग्रीगेट। फ्लो कंसेप्ट क्या है? यूनिट ऑफ टाइम है विद इन 1 ईयर। 1 ईयर का डाटा हम इसमें कलेक्ट करते हैं, हर साल हम नया नेशनल इनकम निकालते हैं। नेशनल इनकम में जो एग्रीगेट होता है उसमें हर तरह के प्रोडक्ट होते हैं, हर प्रोडक्ट हर तरह का प्रोडक्ट। ये पढ़ो जरा, फॉर द पर्पस ऑफ मेजरमेंट, पढ़ो जरा। हाँ जी, पढ़ लिया। ग्रॉस एंड नेट कंसेप्ट पढ़ते हैं। नेट में क्या आएगा? डेप्रिसिएशन डिडक्ट हो जाएगी, ठीक है। ग्रॉस में सब आ जाएगा और नेट में डेप्रिसिएशन डिडक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो जीडीपी क्या लगेगी? एनएनपी यानी कि नेशनल प्रोडक्ट प्लस डेप्रिसिएशन। नेशनल नेट में प्रोडक्शन डेप्रिसिएशन ऐड करोगे तो ग्रोस बन जाएगी, ग्रोस में डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तो नेट बन जाएगी। दैट डोमेस्टिक कंसेप्ट, जीडीपी में अगर हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, ठीक है, अब्रॉड की इनकम ऐड कर देते हैं तो वो जीएनपी बन जाएगी। ग्रॉस डोमेस्टिक में फॉरेन की इनकम ऐड करेगी तो ग्रॉस नेशनल बन जाएगी, ठीक है। और नेशनल नेट डोमेस्टिक में नेट इनकम जो अब्रॉड से आने वाली है वो ऐड कर दोगे तो नेट नेशनल बन जाएगी। यानी कि ब्रॉड की इनकम डोमेस्टिक में ऐड करोगे तो नेशनल बन जाएगी, चाहे वो ग्रॉस हो चाहे वो नेट हो। मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट, देखो दो चीजें लिख के आ रही हैं आपको, मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। द वैल्यूएशन ऑफ द नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इंडिकेट द टोटल अमाउंट एक्चुअली पेड बाय द फाइनल बायर, while the value of national product at factor cost is measure of the total amount earned by the factor of production। ठीक है, ये मार्केट प्राइस क्या है? जितना उसने पे किया है, जिसने बाय किया है उतना उसने पे किया है, दैट इज मार्केट प्राइस। और फैक्टर कॉस्ट क्या है? जितनी उसको बनाने में अर्न अर्न कर रहे हैं हम, जितनी उसको बनाने में हमारी लग रही है, जितनी उसको बनाने में हमारी कॉस्ट लग रही है, दैट इज फैक्टर कॉस्ट। तो जीडीपी अगर मार्केट प्राइस आए तो फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर ऐड कर दोगे तो वो मार्केट में बन जाएगा। फैक्टर कॉस्ट को मार्केट में बनाना है तो क्या करोगे? फैक्टर कॉस्ट में सब्सिडरी ऐड कर दोगे और इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दोगे। ठीक है, और एनएनपी अगर निकालनी है तो सेम एनएनपी फैक्टर कॉस्ट में डायरेक्ट टैक्स ऐड कर दोगे और सब्सिडरी माइनस कर दोगे। इन द एंड हमें मार्केट प्राइस पे चाहिए होती है चीजें। फैक्टर कॉस्ट से हम किस पे आते हैं? मार्केट प्राइस पे आते हैं, क्योंकि हमें मार्केट प्राइस में ही चाहिए होती है। देन जीडीपी,
जीडीपी निकालने का, जीडीपी, अब डोमेस्टिक निकालना है। हमने नेशनल निकाला, नेशनल के लिए क्या किया था, डोमेस्टिक में अब्रॉड की इनकम ऐड कर दी थी। अब डोमेस्टिक निकालना है तो टोटल नेशनल में से ब्रॉड की इनकम माइनस कर देंगे, तो जीडीपी आ जाए। क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ 2020 10 एंड 2021 21 जीएनपी यानी कि नेशनल इनकम दी हुई है, दैट इज 8 लाख, पेड 60,000 इनकम एंड 70,000, फाइंड जीडीपी। जीडीपी फाइंड करना है। रिसीव एंड पेड लिखा हुआ है यानी कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट है, ठीक है। रिसीव 60,000 की है, पेड, रिसीव एंड पेड इकट्ठा लिखा है, तो आप क्या करो, जो अमाउंट ज्यादा है उसको आप रिसीव मान लो, और जो नहीं, इंक्लूडिंग टैक्स ऑन ईच इनकम रिसीव्ड एंड पेड। हाँ ठीक है, तो 60,000 हमने इंपोर्ट मान लिया, 70,000 हमने एक्सपोर्ट मान लिया। 8 लाख माइनस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो माइनस करके आया 7,90,000, दैट इज जीएनपी, सॉरी जीडीपी। ये ग्रॉस डोमेस्टिक है क्योंकि इसमें फॉरेन हमने माइनस कर दिया। देन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आ गया, ग्रॉस नेशनल यानी कि नेशन के अंदर अंदर, तो नेशन हमने पढ़ा था ऊपर। इसके कुछ पार्ट्स आ गए कि जो फाइनल प्रोडक्शन होती है उस पे एक्सपेंडिचर जो है वो किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है। फर्स्ट आ गया पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ठीक है, यानी कि जो हम पर्सनल खर्चे के लिए ले रहे हैं, ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स के लिए, ठीक है। देन ग्रोस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट यानी कि रिप्लेसमेंट ऑफ कैपिटल कर रहे हैं, ठीक है, कोई एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, दैट इज इन्वेस्टमेंट। कंजप्शन में सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज के रिलेटेड आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट में हम, इन्वेस्टमेंट में रिलेटेड आ जाएगा कैपिटल के रिलेटेड। गवर्नमेंट में गुड्स ऑफ द गवर्नमेंट आ जाएगा, ठीक है, जो गवर्नमेंट गुड्स लेगी वो आ जाएगा। और नेट एक्सपोर्ट में एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट आ जाएगा। तो जीएनपी नेशनल इनकम कैसे निकलनी है, पहले तो कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस प्लस एक्स माइनस एम यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, देन लास्ट आ गया NFIA, नेट इनकम, नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। अब्रोड की इनकम जो भी है, जो भी आ गई है उसको, यानी कि हमारा कोई मान लो बाहर रहता है, वो हमें पैसे भेज रहा है, दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। अब्रोड से हमारे लिए इनकम आ गई, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। जीडीपी यही है ना, C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ये जीडीपी है। तो अगर जीएनपी निकालना है तो जीडीपी में भी इसको ऐड कर सकते हैं या इन सबको ऐड कर सकते हैं। हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक सारा। हाँ जी, क्लियर है बेटा यहाँ तक टॉपिक।